Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Here we are going to discuss parallel grouping of the cells. Series grouping has already been discussed in last lecture, and now suppose we have an n number of cells which have been connected in parallel as shown. So these are the cells and there are n number of cells which have been connected in parallel. R is internal resistance of each cell, and the whole combination is connected across an external resistance which is R. So हम तभी कह सकते हैं सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं जब हर एक ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और ये इजीली हम डिस्कस भी कर सकते हैं कैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस इसके ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक, तो फिलहाल वी हैव एन नंबर ऑफ सेल्स, हर एक सेल का बेटा ईएमएफ सेम है, ई ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ सेम है, हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम है। तो जब हम देखेंगे हर एक सेल से करंट ड्रॉ होगी, यहाँ से भी कुछ करंट ड्रॉ होगी, यहाँ से भी कुछ करंट ड्रॉ होगी, यहाँ से भी कुछ करंट ड्रॉ होगी, और वो सारी करंट सेल से जो करंट्स निकल रही है एडअप होके फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लग रहा है कि ऊपर एक ही सेल कनेक्टेड है, और चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है सो इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा वो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। सो व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ? सबसे पहले मैं इफेक्टिव ईएमएफ ढूंढूंगा। इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू ई, ठीक, जो सेल के ईएमएफ के बराबर है। अगर इन सेल्स का ईएमएफ डिफरेंट होता तो इफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा या न्यूमेरिकल जो होंगे वहां पर देखा जाएगा। फिलहाल ये बेसिक है जो बोर्ड एग्जाम में आता है आपको। सो इफेक्टिव ईएमएफ बेटा किसके बराबर आया? ई के बराबर आया। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे चूंकि ये सेल्स पैरेलल में है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में है, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं लिखूंगा 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? इट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन। चूंकि n सेल्स हैं तो आई विल सिंपली राइट r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल, डिनोमिनेटर सबका सेम है, सो इट इज r 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सारा टोटल n है तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली n। ठीक, सो इट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू r/n। ठीक है ना, तो इन सारी सेल्स के बदले हम एक ही सेल बनाएंगे, इन सारी इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बदले हम एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू r/n। ठीक, तो फिर अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि टोटल करंट जो है वो कितनी ड्रॉ होगी। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। सो और रिड्रॉ करेंगे नेटवर्क को, वी कैन रिड्रॉ द नेटवर्क एज लाइक दिस। मैंने इस नेटवर्क को रिड्रॉ किया, एक ही सेल से रिप्लेस किया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है। इफेक्टिव ईएमएफ बेटा ई आया, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो आई इनकी वो r/n आई, तो अब एक ही रजिस्टर है जिसका वैल्यू है r/n, और बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेटा ये r के बराबर है। तो नाउ कैन यू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स? अब बैटरी के कॉम्बिनेशन में से टोटल करंट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू निकल रही है सो वो कितनी होगी? फिर देयरफॉर मैं लिखूंगा करंट ड्रॉन। So how much will be the current drawn from the cells? So current drawn will be equal to effective EMF जो कि E के बराबर है डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। चूंकि ये सारा सीरीज सर्किट बन रहा है तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी? R/n प्लस R। So this is the amount of current that is drawn from the parallel combination of the cells। ठीक है ना, so ये करंट निकल रही है। Now इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, करंट विल बी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे बनेगा पहले ई है ऊपर ई डिवाइड बाई इट इज r प्लस NR
आर इसको मल्टीप्लाई करके हो गया आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एन, वो एन ऊपर चला जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. ठीक है ना. सो ये करंट निकल रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में से. सो इसमें भी दो केसेस हम यूजुअली डिस्कस कर सकते हैं. यानी यूजफुल केस कौन सा हमारा होगा, हमारे दो केसेस बनेंगे. पहला केस जो होगा, अगर स्मॉल आर जो होगा इट इज ग्रेटर देन एन आर, यानी एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एन टाइम इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो बेटा उस टाइम पे बताइए क्या होगा. उस टाइम पे मैं ऐसे लिखूंगा, पहला केस जो इसका होगा, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, वो ये कि इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, तो एन आर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू एन ई बाई आर. So this is the amount of current drawn from the parallel combination of the cells when internal resistance is very large. और यही हमारा यूजफुल केस होगा. इट विल बी यूजफुल केस बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगी, और हम हमेशा चाहते हैं जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट निकले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मेनली यूज्ड फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन. सो दूसरा केस अगर इसका पढ़ाएंगे बेटा, दूसरा केस क्या आएगा इसका, अगर स्मॉल आर जो होगा इफ इट इज लेस देन एन आर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो उस टाइम पे करंट किसके बराबर आएगी, शाबाश, अभी यही नेग्लेक्ट किया जाएगा. करंट विल बी इक्वल टू एन ई बाई एन आर. सो एन एन विल कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू ई बाई आर. ठीक है ना. तो ये यूजलेस वाला केस हमारा होगा, इट विल बी यूजलेस केस. सो यहां से ये बात पता चली, बिकॉज यहां पर एन आर है, सो यहां से ये बात पता चल रही है कि अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज. सीरीज में उल्टा हो रहा था. सीरीज में मैक्सिमम करंट तब ड्रॉ होती थी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होती थी, लेकिन पैरेलल में उल्टा होता है. अगर आप चाहते हैं कि सेल्स से मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है ना. सो दिस ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. अब हमारे पास बचता बेटा वो एक लास्ट कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. ठीक. सो मिक्सड कॉम्बिनेशन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं आगे देखेंगे. सो मिक्सड कॉम्बिनेशन में बेटा आप सीरीज ग्रुपिंग भी देखेंगे और साइमल्टेनियसली पैरेलल ग्रुपिंग भी देखेंगे. ठीक. तो ये वाली सेल्स जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है ना. हर एक सेल का ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा आर. सो ये एक सीरीज ब्रांच हो गई. इस सीरीज ब्रांच में टोटल एन सेल्स है. देयर आर एन सेल्स इन ईच सीरीज ब्रांच. एन सेल्स है बेटा एक सीरीज ब्रांच में. इसी तरह से और एक सीरीज ब्रांच ये वाली है, हर एक का लेकिन ईएमएफ हमने सेम रखा है, हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रखी है. इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर. और ये एक ब्रांच है, इसमें एन सेल्स है, इसमें भी एन सेल्स है. इसी तरह से हमारे पास ये डॉटेड लाइन का मतलब है हम एम ब्रांच लगा रहे हैं. देयर आर टोटल एम ब्रांच. ये एक ब्रांच होगी, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी, बहुत सारी ब्रांच है, टोटल एम ब्रांच है. और एक ब्रांच में कितनी सेल्स है, एन सेल्स है. तो टोटल सेल्स कितनी होंगी, एन इंटू एम. ठीक है ना. चलिए ये तो हो गया. और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है कुछ ऐसे. ठीक. तो मुझे बताइए ये सारी सेल्स जो है इनका ईएमएफ क्या होगा, एक ब्रांच के अक्रॉस नेट ईएमएफ कितना होगा, एन ई डेफिनेटली. इसका इफेक्टिव ईएमएफ एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई. तो लेकिन चूंकि वो फिर पैरेलल में है तो इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा एक ब्रांच के अक्रॉस जो ईएमएफ है वही होगा. ठीक है ना. सो व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ. शाबाश. इनका एन ई एन ई एन ई. सो एन ई एन ई एन ई पैरेलल में है तो इफेक्टिव ईएमएफ एन ई ही होगा. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ. एक ब्रांच में अब टोटल इंटरनल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे. इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर आर आर. ये टोटल एन है तो एन आर.
एन आर है ना, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस एन आर होगी, बिकॉज सीरीज में ऐड होती है रेजिस्टेंस, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस से एन आर हो जाएगा। इसका इस ब्रांच का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, इसका भी एन आर, इसी तरह से एम ब्रांचेस हैं। तो इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे ढूंढ सकते हैं? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, सो चूंकि पैरेलल में सारा है तो मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल, शाबाश, किसके बराबर आएगा? 1/NR, बिकॉज इसका है NR टोटल रेजिस्टेंस, प्लस इसका रेजिस्टेंस 1/NR प्लस डैश 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 डैश। टोटल ये कितनी बार है? क्योंकि टोटल m ब्रांचेस हैं तो m बार है। सो व्हाट इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल, इट्स इक्वल टू NR, NR तो हर एक को है, टोटल ये कितने आ रहे हैं? m आ रहे हैं, सो m/NR। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू, रेसिप्रोकल करेंगे, इट इज NR/M, सो इट इज टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम सारी सेल्स के बदले अब एक ही सेल बनाएंगे जिस सेल का इफेक्टिव ईएमएफ एन होगा। सारी इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बदले एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे किसके बराबर होगी? NR/M। तो बाकी नेटवर्क फिर रिड्रॉ करेंगे जैसे कि इससे पहले हम कर चुके हैं। तो बताइए, अब मैं रिड्रॉ करूंगा नेटवर्क को। हमारा नेटवर्क बेटा कैसा बनेगा? हमारा नेटवर्क कुछ ये फॉर्म में आएगा। अब ये याद रखना, इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो एन ही है, वो एन ही है। ठीक, तो क्या आप नेटवर्क को रिड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम सारी सेल्स के बदले एक ही सेल बनाएंगे, सारी इंटरनल रेजिस्टेंस के बदले एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे और बाहर अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ पे बैठा हुआ है। इफेक्टिव ईएमएफ चूंकि ऑलरेडी में पढ़ा चुका, वो किसके बराबर आएगा? एन। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आई? NR/M। अब बताइए करंट कितनी बैटरी में से निकलेगी? टोटल करंट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी, असल में यहाँ से जो करंट्स होगी वो एडअप होकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चली जाएंगी। So what is the total current drawn from the net combination of the cells? It will be equal to total EMF, वो कितना बेटा आ रहा है? That is NE divided by total resistance of the network, so that is NR/M plus external resistance। चूंकि सीरीज सर्किट है सारा तो ये रेजिस्टेंसेस ऐड हो रही है यहाँ पे। So what is the amount of, therefore what is current drawn from the combination? So current drawn मैंने यहाँ पे लिखा current drawn फ्रॉम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में से फिर कितनी करंट निकलेगी? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज NE डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये बनेगा NR प्लस, शाबाश, MR। डिवाइड में आता है M, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, यानी MNE डिवाइड बाई NR प्लस MR। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट that is drawn from the mixed combination of the cells। ठीक है ना, ये सीन सामने हमें देखने को मिल रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम करंट जो हमारी होती है, मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होती है सीरीज में? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है ना। और पैरेलल में कब मैक्सिमम करंट ड्रॉ होती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, पैरेलल वाले केस में। तो मिक्सड कॉम्बिनेशन में कब मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगी, उसके लिए हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ के लिए कंडीशन क्या होगी। वो कंडीशन मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स? सो मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगी। उसके लिए कंडीशन में कुछ ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले M इंटू N हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स में N रख रहा हूँ, सो M इंटू N इज N टोटल नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइड बाई, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NR प्लस, चूंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, मुझे नहीं पता एक ब्रांच में कितनी सेल्स है और मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी ब्रांच है, ये दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, मैं एक ही वेरिएबल आने की कोशिश करूंगा ताकि जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ओनली। सो सबसे पहले मुझे पता है कि M इंटू N बेटा किसके बराबर है? N के बराबर, दिस टोटल नंबर ऑफ सेल्स। और ये स्मॉल m किसके बराबर आएगा? शाबाश, N बाई स्मॉल n। सो इस स्मॉल m के बदले मैं लिखूंगा N बाई N,
यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा n/n मल्टीप्लाइड बाई r, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए क्योंकि अब देखिए n टोटल नंबर ऑफ सेल्स इट इज फिक्स्ड, E जो है EMF सेल फिक्स्ड, यहाँ पर ये n अभी ये n नहीं पता है कि ये कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ब्रांच। सो सिर्फ एक वेरिएबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज नाउ करंट इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पे आएगा n इंटू ई डिवाइड बाई, ये n इसको मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा n स्क्वायर r प्लस एन आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, एन आर डिवाइड में आता है n, उसको ऊपर ले जाएंगे, वो यहाँ पर चला आएगा, ठीक है ना। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि करंट मैक्सिमम हो, उसके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल n दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करूंगा, करंट को डिफरेंशिएट में करूंगा विद रिस्पेक्ट टू n, और जब मैं वो इक्वेट करूंगा 0 के बराबर, वहां से मुझे कंडीशन मिलेगी कि मैक्सिमम करंट कितनी ड्रॉ होगी, ठीक। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू n, di बाई dn दैट इज इक्वल, u बाई वी रूल करेंगे, पहले डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा, यानी n स्क्वायर r प्लस एन आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू n क्या होगी, n ही तो कांस्टेंट है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n की डिफरेंशिएशन बेटा 1 होगी, ठीक। u बाई वी रूल में कर रहा हूँ, पहले डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन। अब मैं लिखूंगा माइनस, शाबाश, माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही रखना है और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या आएगा एन एन ई, ये मैंने न्यूमरेटर ऐसे ही रखा, और इसकी डिफरेंशिएशन, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, एन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2n, यानी 2nr, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2nr डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी n स्क्वायर r प्लस एन आर का होल स्क्वायर। ये बेसिक इसकी डिफरेंशिएशन हो गई। पहले न्यूमरेटर हमने ऐसे ही रखा हुआ है, फिर सॉरी डिनोमिनेटर पहले ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन होगी n, फिर फॉर्मूला कहती है माइनस करिए, फिर अब u बाई वी रूल है ये, अब माइनस लिखना है, अब न्यूमरेटर ऐसे ही रखना है, यानी एन एन ई, और डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की, वो आई 2nr डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। अब यही फंक्शन मुझे किसके बराबर रखना है, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होने के लिए, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगी, उसके लिए डी आई बाई डी एन जो बेटा होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। इसलिए इस पूरे फंक्शन को मैं 0 के बराबर रखूंगा, वहां से मुझे कंडीशन मिलेगी मैक्सिमम करंट ड्रॉन के लिए, ठीक। तो कर लीजिए इसको 0 के बराबर। सो डी आई बाई डी एन 0, तो ये सारा 0 के बराबर मैं लिखूंगा। सो इट इज एन स्क्वायर आर प्लस एन आर मल्टीप्लाइड बाई एन ई माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बनेगा ट्वाइस एन इंटू एन हो गया एन स्क्वायर आर, और एन ई जो है वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई ये सारा एन स्क्वायर आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ही बनेगा। तो हमारा काम आसान हो गया। सो ये तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन दो में से एन ई कॉमन निकलेगा, वो भी पार जाएगा, 0 बाई एन ई 0 ही हो गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर आर प्लस एन आर, ये तो नहीं रहा बिकॉज ये कॉमन निकल के वहाँ चला गया, 0 बन गया। सो माइनस, शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस एन स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एन स्क्वायर आर माइनस ट्वाइस एन स्क्वायर आर, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो मैं लिखूंगा इट इज एन आर माइनस, अब एक ही बचा ना, एन स्क्वायर आर एक ही बचा, 2 एन स्क्वायर आर को मैं माइनस करूंगा, 1 एन स्क्वायर आर, तो 1 एन स्क्वायर आर बचा, एन स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा अभी हमें, हियर विल गेट आर का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा, आर का वैल्यू जो आएगा ये उस पार जाएगा, एन स्क्वायर आर डिवाइड बाई एन, दैट मीन्स आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर आर। एन इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सो एन टोटल नंबर है, सेल्स का टोटल नंबर है, तो इसको कैसे हम, सो एन के बदले मैं लिख सकता हूँ क्या, शाबाश, क्या लिखेंगे, एन के बदले एम इंटू एन, एन एन ए कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज आर इक्वल, शाबाश, एन आर बाई एम। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल।
अगर आपको याद होगा ये जो है ये NR/M, ये हमें निकला था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। सो पता चला कि पूरे कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के बराबर, तब जाके मैक्सिमम करंट ड्रॉ होती है। सो ये नोट पॉइंट आप लिख के रखिएगा। So in mixed combination of the cells, maximum current is drawn when external resistance is equal to total internal resistance of the cells. So again मैं फिर से एक बार कहूँगा, जब हमारे पास सेल सीरीज में थी, इन सीरीज ग्रुपिंग मैक्सिमम करंट तब ड्रॉ होती है, मैक्सिमम करंट तब ड्रॉ होती है सीरीज ग्रुपिंग में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा हो। पैरेलल ग्रुपिंग में कम मैक्सिमम करंट ड्रॉ होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा हो। और मिक्सड कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम करंट कब निकलती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तब जाके मैक्सिमम करंट निकलती है। ठीक, तो अब ये बेसिक्स जो बोर्ड लेवल का हो गया हमारा सारा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो। अगर सेल्स का ईएमएफ डिफरेंट भी हो, तब जाके क्या सीन होगा, कैसे हम एनालाइज करेंगे, वो सारा सीखने को हमें मिलेगा। ठीक, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले देखेंगे हम सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के रिगार्डिंग। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ है। We have a cell, we have a resistance, we have another cell, we have another resistance, we have another cell, we have another resistance, like this। और यहाँ पर हमारा और एक रेजिस्टेंस है। It is 4 volt battery, it is 2 volt battery, it is suppose 2 volt battery, it is 1 ohm resistance, 1 ohm resistance, 1 ohm resistance, it is 4 ohm resistance। ठीक, सिंपली यह है कि फाइंड, क्वेश्चन आपको बता रहा है फाइंड करंट थ्रू 4 ohm रेजिस्टेंस। 4 ohm रेजिस्टेंस के थ्रू बेटा करंट ढूंढनी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। ठीक, तो सबसे पहले 4 ohm रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ढूंढनी। सबसे पहले मुझे बताए आपको क्या लग रहा है, ये सारे का सारा सीरीज सर्किट है, सारे का सारा सीरीज सर्किट है। ठीक, तो सिंपली सीरीज सर्किट में टोटल ईएमएफ किसके बराबर होता है, एडिशन के बराबर। और ये सारी बैटरी जो है ये ऐड कर रही एक दूसरे को, एडअप हो जाएंगी। सो व्हाट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, इस पूरी कॉम्बिनेशन में से जो करंट निकलेगी वही इसके थ्रू चली जा रही है। सो व्हाट इज करंट इक्वल शाबाश टोटल ईएमएफ, चूंकि सीरीज ग्रुप में क्या है ईएमएफ ऐड हो जाएगा। 4 और 2 हो गया 6, 6 और 2 हो गया बेटा 8। सो इट इज 8 डिवाइड बाई व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 + 1 हो गया 2 और +1 हो गया 3, 3 और 4 जो हो गया बेटा 7 हो गया। ठीक है, सो करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन दैट विल बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ohm। So current will be equal to total EMF, that is 8, total resistance 1 + 1 हो गया 2 और 1 हो गया 3 और 4 हो गया 7। So this is the current that will flow through 4 ohm resistance। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर we have to find potential difference across each cell। इस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। अब मुझे बताइए, सबसे पहले हर जगह करंट सेम होगी, ऑब्वियसली हर जगह करंट सेम होगी बिकॉज ये सीरीज सर्किट है। अब मुझे बताइए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप। सो इस सेल के अक्रॉस, सेल 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 दैट विल बी इक्वल टू शाबाश ईएमएफ इसका है 4 माइनस इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा, इसमें कितना ड्रॉप होगा I × R। I कितना फ्लो हो रहा है 8/7। सो आई विल सिंपली राइट 8/7 मल्टीप्लाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, वो कितना है 1। सो व्हाट इज V1 इक्वल टू, ये बनेगा 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे 28 यानी 20/7 वोल्ट, ये V1 हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 वोल्ट सेल V2 किसके बराबर आएगा, V2 इट विल बी इक्वल, इसका ईएमएफ कितना है 2 माइनस इसमें कितना इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज I × R। I वही है ना 8/7 यानी 8/7 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो बताइए V2 कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 14 - 7, 14 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इट इज 14 - 8 दैट मीन्स 6/7।
अच्छा, इसके अक्रॉस आप डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, वो भी बराबर यही निकल के आएगा, V3 इक्वल टू 2 माइनस IR, दैट मीन्स 6/7 वोल्ट. So this will be voltage or potential difference across each cell. It will be potential difference across each cell. Now sometimes you may have the confusions like this. कभी कभार आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे थोड़ी चेंज हो. कोई क्या मतलब, सपोज ये आपका, मुझे बताएं सबसे पहले, क्या हर एक सेल एक दूसरे को ऐड कर रही है? It tries to make the current flow in this very direction. ये चाहता है कि करंट यहाँ से जाए, ये भी चाहता है यहाँ से जाए, ये भी चाहता है, ये तीनों चाहते हैं कि करंट का डायरेक्शन सेम हो, एक ही पाथ के थ्रू. यानी इसलिए मैंने EMFs को ऐड कर लिया. कभी कभार उल्टा होगा, कभी कभार इसका ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. अच्छे से सीख लीजिएगा. इस टाइम पे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? अगर ये उल्टा होगा तो इस टाइम पे हम कैसे करेंगे? हम ये मुझे बताइए, ये चाहता है करंट यहाँ से ड्राइव हो, ये भी चाहता है वहीं से हो, लेकिन ये चाहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव हो, तो इसका EMF माइनस करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क? इट विल बी इक्वल टू, ये 2 बेटा माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस 2 हो गया 2, और वो 2 और ये 2 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई? 4/7. तो देख लीजिए चेंज कितनी आई. अभी पहले करंट थी 8/7, अब कितनी आई? 4/7. बिकॉज ये वाला EMF आपको माइनस करना पड़ेगा अगर बैटरी का टर्मिनल उल्टा हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो. अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो EMF ऐड करने होते, लेकिन जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो या नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो उस दौरान EMF बेटा वो वाला EMF माइनस करना पड़ता है. तो ये करंट आई, इसके बाद फॉर्मूला बराबर वैसी ही है. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप अकॉर्डिंगली वो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ढूंढ सकते हैं. ठीक है ना. अब लॉजिकली अगर आप बात को समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँगा हर एक सेल के अक्रॉस, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएं. तो अभी करंट कितनी आई बेटा? शाबाश. करंट कितनी आई? करंट अभी करंट का वैल्यू आया 4/7. ठीक. अब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के अक्रॉस? वी विल बी V1 किसके बराबर आएगा? EMF यानी 4 माइनस इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? I/R. I कितना है? 4/7. R कितना है? 1. सो बनेगा 20/7 वोल्ट. ये हो गया V1, ये V1 हो गया. ठीक है, सॉरी इट इज 24/7. ये हो गया V1. ओके. Now what will be potential difference across this branch? चूंकि ये सीरीज सर्किट है, हर एक में करंट फ्लो सेम होगी, यानी यहाँ से जो करंट होगी वही यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी. तो यहाँ से आप देख लीजिए करंट की डायरेक्शन यही है. हालांकि ये सेल चाहती है कि करंट यहाँ से फ्लो हो, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो होता है, ओवरऑल फाइनली करंट यहीं से जाती है, दैट मीन्स करंट यहीं से जा रही है. तो यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करिए. यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जहां रजिस्टर को जहां पर करंट एंटर करती है वो बनता है पॉजिटिव, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, जरूर होगा. जहां पर करंट एंटर करती है वो बनता है पॉजिटिव, जहां से करंट लीव करती है वो बनता है नेगेटिव. बात को समझने की कोशिश करिएगा बेटा यहाँ पे. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 दैट विल बी इक्वल, इसका EMF कितना है? 2. माइनस नहीं ड्रॉप करना पड़ेगा. अब देख लीजिए यहाँ पर हम इसको फोर्स करवा रहे हैं करंट को इसी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए. यहाँ पर देख लीजिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट सेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को हम एंटर करवा रहे हैं. जब पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट को एंटर करवाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF से ज़्यादा होगा ना. सो दैट मीन्स ये ऐसा लग रहा है कुछ चार्जिंग वाला केस सा लग रहा है. सो यहाँ पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो ऑलरेडी EMF था प्लस अभी IR हो जाएगा. I कितना बेटा? 4/7. R कितना है? 1. सो दैट इज इक्वल 32/7 शायद आएगा. आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 14 + 4 हो गया 18/7 वोल्ट आएगा. 18/7. सो 2 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, बिकॉज यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से ज़्यादा होता है. बिकॉज हमने पढ़ा है अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करवाओगे बैटरी को तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है EMF प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप. ठीक. तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें क्लियर होंगी. पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्सड कॉम्बिनेशन, सारों में से क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.